राष्ट्रपति संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से करता है, बल्कि एक प्रत्यक्ष रूप से नहीं करता, बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। इनमें निम्न लोग शामिल होते हैं: संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इस प्रकार संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषदों, द्विसदनीय विधायिका के मामलों में के सदस्य निर्वाचित व मनोनीत, और दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। जब कोई सभा विघटित हो गई हो तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते। उस स्थिति में भी जबकि विघटन सभा का चुनाव राष्ट्रपति के निर्वाचन से पूर्व न हुआ हो। संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो, साथ ही राज्यों तथा संघ के मध्य भी समानता हो। इसे प्राप्त करने के लिए राज्य विधानसभाओं तथा संसद के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या निम्न प्रकार निर्धारित होती है। पहला, प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की मतों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर प्राप्त होती है। एक विधायक के मत का मूल्य बराबर राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य गुणित 1/1000। संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या सभी राज्य के विधायकों के मतों के मूल्य को संसद के कुल सदस्यों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। एक संसद सदस्य के मतों के मूल्य बराबर सभी राज्य के विधायकों के मतों का कुल मूल्य बटे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना आवश्यक है। मतों का यह निश्चित भाग कुल वैध मतों की निर्वाचित होने वाले कुल उम्मीदवारों, यहाँ केवल एक ही उम्मीदवार राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है, की संख्या में एक जोड़कर प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर भागफल में एक जोड़कर प्राप्त होता है। निश्चित मतों का भाग बराबर कुल वैध मत बटे 1 + 1 = 2 + 1। निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य को केवल एक मतपत्र दिया जाता है। मतदाता को मतदान करते समय उम्मीदवारों के नाम के आगे अपनी वरीयता 1, 2, 3, 4 आदि अंकित करनी होती है। इस प्रकार मतदाता उम्मीदवारों की उतनी वरीयता आदि दे सकता है जितने उम्मीदवार होते हैं। प्रथम चरण में प्रथम वरीयता के मतों की गणना होती है। यदि उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त कर लेता है तो वह निर्वाचित घोषित हो जाता है, अन्यथा मतों के स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के मतों को रद्द कर दिया जाता है तथा इसके द्वितीय वरीयता के मत अन्य उम्मीदवारों के प्रथम वरीयता के मतों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कोई उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त नहीं कर लेता। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं तथा उसका फैसला अंतिम होता है। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। निर्वाचक मंडल के किसी सदस्य का पदरिक्त होने पर यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे तथा प्रभावी बने रहेंगे। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने अप्रत्यक्ष चुनाव व्यवस्था की आलोचना की थी तथा राष्ट्रपति के चुनाव को अलोकतांत्रिक बताया तथा प्रत्यक्ष चुनाव का प्रस्ताव किया था। हालांकि संविधान निर्माताओं ने अप्रत्यक्ष चुनाव को निम्नलिखित कारणों से चुना। पहला, राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव संविधान में परिकल्पित सरकार की संसदीय व्यवस्था के साथ सद्भाव रखता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी होता है तथा मुख्य शक्तियाँ प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। यह एक अव्यवस्था होती है यदि राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव होता और उसे वास्तविक शक्तियाँ न दी जाती। एक विस्तृत निर्वाचक गुण को देखते हुए राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव अत्यधिक खर्चीला तथा समय व ऊर्जा का अपव्यय होता।
यह देखते हुए कि वह एक प्रतीकात्मक प्रमुख है, ऐसा करना संभव नहीं था। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया था कि राष्ट्रपति का चुनाव केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने इसे प्राथमिकता नहीं दी, क्योंकि संसद में एक दल का बहुमत होता है जो निश्चित तौर पर उसी दल के उम्मीदवार को चुनेगा, और राष्ट्रपति भारत के सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। वर्तमान व्यवस्था में राष्ट्रपति संघ तथा सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व करता है। इसके अतिरिक्त संविधान सभा में यह कहा गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व शब्द का प्रयोग गलत है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोग दो अथवा अधिक स्थानों भरने में होता है। राष्ट्रपति के मामले में पद केवल एक ही है। बेहतर होते कि इसे प्राथमिक अथवा वैकल्पिक व्यवस्था कहा जाता है। इसी प्रकार एकल संक्रमणी मत के अर्थ की इस आधार पर आलोचना की गई कि किसी भी मतदाता का मत एकल न होकर बहुसंख्यक होता है। अर्हताएं। राष्ट्रपति की पद हेतु अर्हताएं। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए व्यक्ति को निम्न अर्हताओं को पूर्ण करना आवश्यक है। पहला, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है, वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हो। एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाता। इस प्रकार वह राष्ट्रपति पद के लिए अर्हक उम्मीदवार होता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन के लिए उम्मीदवारों के कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। यदि प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक 15,000 रुपये जमात राशि में जमा करेगा। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो वह यह राशि जब्त हो जाती है। 1997 से पूर्व प्रस्तावकों व अनुमोदकों की संख्या 10 थी तथा जमानत राशि 2500 थी। 1997 में इसे बढ़ा दिया गया ताकि उन उम्मीदवारों को हतोत्साहित किया जा सके जो गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ या प्रतिज्ञान लेता है। अपनी शपथ में राष्ट्रपति शपथ लेता है, मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्य पालन करूँगा, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और परिरक्षण करूँगा, भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। अन्य किसी भी व्यक्ति को जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वाह करता है, इसी प्रकार शपथ लेनी होती है। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। संविधान द्वारा राष्ट्रपति के पद के लिए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई हैं। वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे पद ग्रहण करने से पूर्व उस सदन से त्यागपत्र देना होगा। वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। उसे बिना कोई रह चुके अधिकारी के निवास राष्ट्रपति भवन आवंटित होगा। उसे संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियों, भत्ते व विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। उसकी उपलब्धियों और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकेंगे। भूतपूर्व राष्ट्रपति को पूर्ण सुसज्जित आवास, भवन की सुविधा, कार चिकित्सा सुविधा, यात्रा सुविधा, सचिवालयीन स्टाफ एवं राष्ट्रपति मिलता है। राष्ट्रपति के निधन के बाद उनके पति पत्नी को परिवार पेंशन मिलता है, जो कि राष्ट्रपति को मिलने वाली पेंशन से आधी होती है। इसके अलावा उन्हें पूर्ण सुसज्जित आवास, भवन की सुविधा, कार चिकित्सा सुविधा, यात्रा सुविधा, सचिवालयीन स्टाफ एवं 12,000 रुपये मिलता है, कार्यालयीन खर्चे मिलता है। राष्ट्रपति को अनेक विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं। उसे अपने आधिकारिक कार्य में किसी भी विधिक जिम्मेदारियों से उन्मुक्ति होता है। अपने कार्यकाल के दौरान उसे किसी भी आपराधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति होती है, यहाँ तक कि व्यक्तिगत कृत्य से भी। वह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, न ही जेल भेजा जा सकता है। हालांकि 2 महीने के नोटिस के बाद उसके कार्यकाल में उस पर उसके निजी कृत्यों के लिए अभियोग चलाया जा सकता है। पद अवधि, महाभियोग व पद रिक्तता। राष्ट्रपति की पद अवधि उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होती है। हालांकि वह अपने पद अवधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। इसके अतिरिक्त उसे कार्यकाल पूरा होने की पूर्व महाभियोग चलाकर भी उसके पद से हटाया जा सकता है, जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले।
राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत ही पद पर बना रह सकता है। वह इस पद पर पुनः निर्वाचित हो सकता है। वह कितनी ही बार पुनः निर्वाचित हो सकता है। हालांकि अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता। राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। हालांकि संविधान का उल्लंघन वाक्य को परिभाषित नहीं किया है। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद को सलाह दिया गया है। महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं। इन आरोप पर सदन के 1/4 सदस्य इस सदन ने आरोप लगाए हैं के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात दूसरे सदन में भेजा जाता है, जिसे इन आरोपों की जांच करनी चाहिए। राष्ट्रपति को उसमें उपस्थित होने तथा अपने प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। यदि दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है और महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से उसके पद से हटाना होगा। 25% 1/4 सदस्यों को। इस प्रकार महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इस संदर्भ में 2 बातें ध्यान देने योग्य हैं। संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था, इस महाभियोग में भाग ले सकते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली व पुदुचेरी केंद्र शासित राज्य विधानसभाओं के सदस्य इस महाभियोग प्रस्ताव में भाग नहीं लेते हैं जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया था। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। राष्ट्रपति के पद की रिक्तता। राष्ट्रपति का पद निम्न प्रकार से रिक्त हो सकता है। 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने पर, उसके त्याग पत्र देने पर, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसे पद से हटाने पर, उसकी मृत्यु पर, अन्यथा जैसे यदि वह पद ग्रहण करने के लिए अर्हत न हो अथवा निर्वाचन अवैध घोषित हो। यदि पद रिक्त होने के कारण उसके कार्यकाल समाप्त होना हो तो उसे उस पद को भरने हेतु उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नया चुनाव कराना चाहिए। यदि नए राष्ट्रपति के चुनाव में किसी कारण कोई देरी हो तो वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा 5 वर्ष उपरांत भी, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी कार्यभार ग्रहण न कर ले। संविधान ने यह उपबंध राष्ट्रपति के न होने पर पद रिक्त होने के शासनांतर से बचने के लिए किया है। इस स्थिति में उपराष्ट्रपति को यह अवसर मिलता है कि वह कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह कार्य करे और उसके कर्तव्यों का निर्वहन करे। यदि उसका पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्यथा किसी कारण से रिक्त होता है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव पद रिक्त होने की तिथि से 6 महीने के भीतर कराना चाहिए। नया निर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किन्हीं कारणों से रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के निर्वाचन होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त यदि वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थित, बीमारी या अन्य कारणों से अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति उसके पुनः पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा उसका पद भी रिक्त होने पर उच्चतम न्यायालय या का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तथा उसके कर्तव्यों का निर्वाह करेगा। जब कोई व्यक्ति जैसे उपराष्ट्रपति भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसके कर्तव्यों का निर्वाह करता है तो उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियाँ व उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं तथा वह संसद द्वारा निर्धारित सभी उपलब्धियाँ, भत्ते व विशेषाधिकार भी प्राप्त करता है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ व कर्तव्य। राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ व किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, कूटनीतिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ। कार्यकारी शक्तियाँ। पहला, भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य उसके नाम पर किए जाते हैं। वह नियम बना सकता है ताकि उसके नाम पर दिए जाने वाले आदेश और अन्य अनुदेश वैध हो। वह ऐसे नियम बना सकते हैं जिससे केंद्र सरकार सहज रूप से कार्य कर सके तथा मंत्रियों को उक्त कार्य सहजता से वितरित हो सके। वह प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा वे उसकी प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। ये सभी अनुच्छेद 52 और 53 में दिया गया। वह महान्यायवादी की नियुक्ति करता है तो उसके वेतन
आदि निर्धारित करता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्य करते हैं। अनुच्छेद 76। भारत के महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों व सदस्यों, राज्य के राज्यपालों, वित्त आयोग के अध्यक्षों व सदस्यों आदि की नियुक्ति करता है। वह केंद्र के प्रशासनिक कार्य और विधायिकों के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी की मांग प्रधानमंत्री से कर सकते हैं। अनुच्छेद 78। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकते हैं जो किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो किंतु पूरी मंत्रिपरिषद ने इसका अनुमोदन नहीं किया हो। वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है। वह केंद्र, राज्य तथा विभिन्न राज्य के मध्य सहयोग के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 263। वह स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के द्वारा केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन सीधे संभालता है। वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। उसे अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजाति क्षेत्र के प्रशासन की शक्तियाँ प्राप्त हैं। विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग है तथा उसे निम्नलिखित विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं। वह संसद की बैठक बुला सकता है अथवा कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है और लोकसभा को विघटित कर सकता है। वह संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकता है जिसकी अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष करता है। वह प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित कर सकता है। वह संसद में लंबित किसी विधेयक या अन्यथा किसी संबंध में संसद को संदेश भेज सकता है। यदि लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तो वह लोकसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। इसी प्रकार यदि राज्यसभा के सभापति व उपसभापति दोनों पद रिक्त हो तो वह राज्यसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। वह साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा से जुड़े अथवा जानकार व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। आंग्ल भारतीय समुदाय को समाप्त कर दिया गया है। वह चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद सदस्यों की निरर्थक के प्रश्न पर निर्णय करता है। संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश अथवा आज्ञा आवश्यक है। उदाहरणार्थ भारत की संचित निधि से खर्च संबंधी विधेयक अथवा राज्य की सीमा परिवर्तन या नए राज्य के निर्माण या संबंधी विधेयक। जब एक विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है। वीटो, जिसे वीटो पावर कहते हैं, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखता है। विधेयक को यदि वह धन विधेयक नहीं है तो संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। हालांकि यदि संसद विधेयक को संशोधन या बिना किसी संशोधन के पुनः पारित करता है तो राष्ट्रपति की अपनी सहमति देनी ही होती है। राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल जब राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता है तब राष्ट्रपति विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है अथवा विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखता है अथवा राज्यपाल को निर्देश देता है कि विधेयक यदि धन विधेयक नहीं है तो को राज्य विधायिका को पुनर्विचार हेतु लौटा दे। यह ध्यान देने की बात है कि यदि राज्य विधायिका विधेयक को पुनः राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजती है तो राष्ट्रपति स्वीकृति के लिए बाध्य नहीं है। वह संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है जिसे अनुच्छेद 123 में दिया गया है। यह अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के 6 हफ्तों के लिए के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक है। वह किसी अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। वह महानियंत्रक व लेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग व अन्य की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखता है। वह अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर एवं नगर हवेली, दमन व दीव में शांति, विकास व सुशासन के लिए विनियम बना सकता है। पुडुचेरी के भी वह नियम बना सकते हैं परंतु केवल तब जब वह की विधानसभा निलंबित हो अथवा विघटित अवस्था में हो। वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ व कार्य निम्नलिखित हैं। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद 110। वह वार्षिक वित्तीय विवरण, केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखता है। अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। वह भारत की आकस्मिक निधि से किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। वह राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है। अनुच्छेद 280। न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ व कार्य निम्नलिखित हैं। वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।
वह उच्चतम न्यायालय से किसी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकता है, परंतु उच्चतम न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। अनुच्छेद 143 वह किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि किसी व्यक्ति के लिए दंडादेश को निलंबित, माफ या परिवर्तित कर सकता है या दंड में क्षमादान, प्राणदंड, स्थगित, राहत और माफी प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 72 उन सभी मामलों में जिनमें सजा सैन्य न्यायालय में दी गई हो, उन सभी मामलों में जिनमें केंद्रीय विधियों के विरुद्ध अपराध के लिए सजा दी गई हो और उन सभी मामलों में जिनमें दंड का स्वरूप प्राणदंड हो। कूटनीतिक शक्तियाँ अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ व समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, हालांकि इनके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है। वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों व मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, कूटनीतिक जैसे राजदूतों व उच्चायुक्त को भेजता है, उनका स्वागत करता है। सैन्य शक्तियाँ वह भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। इस क्षमता में वह थल सेना, जल सेना व वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। वह युद्ध व या उसकी समाप्ति की घोषणा करता है, किंतु यह संसद की अनुमति के अनुसार होता है। आपातकालीन शक्तियाँ पहला, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 तथा 365, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति देता है। जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है अथवा विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है अथवा वह विधेयक, यदि वह विधेयक विधेयक नहीं है, को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। हालांकि यदि संसद इस विधेयक को पुनः बिना किसी संशोधन के अथवा संशोधन करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। इस प्रकार राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में वीटो शक्ति होती है, अर्थात वह विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति को ये शक्ति देने के 2 कारण हैं। पहला, संसद को जल्दबाजी और सही ढंग से विचारित न किए गए विधान बनाने से रोकना, और दूसरा किसी असंवैधानिक विधान को रोकने के लिए। वर्तमान राज्यों के कार्यकारी प्रमुखों की वीटो शक्तियों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। अत्यंतिक वीटो अर्थात विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना। विशेषित वीटो जो विधायिका द्वारा उच्च बहुमत द्वारा निरस्त की जा सके, जैसा निलंबनकारी वीटो जो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत द्वारा निरस्त की जा सके। पॉकेट वीटो विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना। उपरोक्त 4 में से राष्ट्रपति में 3 शक्तियाँ अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो निहित हैं। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में विशेषित वीटो महत्वहीन है तथा यह अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के तीनों वीटो की व्याख्या निम्न है। अत्यंतिक वीटो, इसका संबंध राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जिससे वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। यह विधेयक इस प्रकार समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता। सामान्यतः यह वीटो निम्न 2 मामलों में प्रयोग किया जा सकता है। पहला, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक संबंध में, अर्थात संसद का वह सदस्य जो मंत्री न हो द्वारा प्रस्तुत विधेयक, और सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दे, जब विधेयक पारित हो गया हो तो राष्ट्रपति की अनुमति मिलना शेष हो और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति न देने की सलाह दे। 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पीईपीएसी विनियोग विधेयक पर अपना निर्णय रोक कर रखा। वह विधेयक संसद द्वारा उस समय पारित किया गया जब पीईपीएसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू था, परंतु जब यह विधेयक स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया तो राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया था। पुनः 1991 में राष्ट्रपति डॉक्टर आर वेंकटरमण द्वारा संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक को रोक कर रखा गया। वह विधेयक संसद द्वारा लोकसभा विघटित होने के 1 दिन पूर्व, मतलब राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश को प्राप्त किए बिना पारित किया गया। निलंबनकारी वीटो, राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाता है। हालांकि यदि संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन के पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उस पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना बाध्यकारी है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति के इस वीटो को उस विधेयक को साधारण बहुमत से पुनः पारित कराकर निरस्त किया जा सकता है, उच्च बहुमत द्वारा नहीं, जैसा कि अमेरिका में प्रचलित है।
जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि राष्ट्रपति धन विधेयक के मामलों में इस वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। हाँ, राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपनी स्वीकृति या तो दे सकता है या उसे रोक कर रख सकता है, परंतु उसे संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। साधारणतः राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति उस समय देता है जब संसद में उसकी पूर्वानुमति से प्रस्तुत किया जाता है। पॉकेट वीटो इस मामले में राष्ट्रपति विधेयक पर न तो कोई सहमति देता है, न अस्वीकृति करता है और न ही लौटाता है, परंतु एक अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर देता है। राष्ट्रपति की विधेयक पर किसी भी प्रकार का निर्णय न देने की शक्ति पॉकेट वीटो के नाम से जानी जाती है, सकारात्मक अथवा नकारात्मक। राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग इस आधार पर कर सकता है कि संविधान में उसके समक्ष आए किसी विधेयक पर निर्णय देने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। दूसरी ओर अमेरिका में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति को 10 दिन के भीतर ही वह विधेयक पुनर्विचार के लिए लौटाना होता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ इस संबंध में अमेरिका के राष्ट्रपति से ज़्यादा हैं। सन 1986 में राष्ट्रपति जेल सिंह द्वारा भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में इस वीटो का प्रयोग किया गया। राजीव गांधी सरकार द्वारा पारित विधेयक ने प्रेस की स्वतंत्रता प्रतिबंध लगाया और उसकी अत्यधिक आलोचना हुई। 3 वर्ष पश्चात 1989 में अगले राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने यह विधेयक नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास पुनर्विचार हेतु भेजा, परंतु सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला लिया। यह बात ध्यान देने योग्य है कि संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्तियाँ नहीं है। 24वें संविधान संशोधन में 1971 ने संविधान संशोधन धन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया। राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो। राज्य विधायिका के संबंध में भी राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियाँ हैं। राज्य विधायिका द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति यदि विधेयक राष्ट्रपति के चुनाव लाया गया हो उस पर अपनी स्वीकृति दे देता है। जब कोई विधेयक राज्य विधायिका द्वारा पारित कर राज्यपाल को चरार्थ उसकी स्वीकृति के लिए जाता है तो अनुच्छेद 200 के तहत के अंतर्गत उसके पास 4 विकल्प होते हैं। वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, अथवा वह विधेयक यदि धन विधेयक न हो तो राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। वह विधेयक को राष्ट्रपति को विचाराधीन आरक्षित कर सकता है। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्पों से अनुच्छेद 201 होते हैं। वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, अथवा विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, अथवा राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक यदि धन विधेयक नहीं है को राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार हेतु लौटा दे। यदि राज्य विधायिका किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन करके पुनः विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। केंद्रीय विधायिका, राज्य विधायिका। सामान्य विधेयकों के संबंध में स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति ये भी दे सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। दूसरी बार भेजने पर बाध्यकारी है, राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है। धन विधेयकों के संबंध में स्वीकृति दे सकते हैं, स्वीकृति दे सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं, परंतु वापस नहीं कर सकता, अस्वीकार परंतु वापस नहीं कर सकते हैं। संविधान संशोधन विधेयकों के संबंध में केवल स्वीकृति दे सकता है, न वापस कर सकता है, न स्वीकार कर सकता है, न अस्वीकार कर सकता है। संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों को राज्य विधायिका में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति वीटो शक्ति पर एक नजर है। इसका अर्थ है कि राज्य विधायिका राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त संविधान में यह समय सीमा भी तय नहीं है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपने निर्णय दे। इस प्रकार राष्ट्रपति राज्य विधायिकाओं के संदर्भ में ही पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इन अध्यादेश का प्रभाव व शक्तियाँ संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह ही होती हैं, परंतु ये प्रकृति से अल्पकालीन होती हैं। अध्यादेश का मतलब होता है थोड़े समय के लिए कानून। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्तियाँ हैं। यह शक्ति उस अप्रत्याशित अथवा अविलंबनीय मामलों से निपटने हेतु दी गई है, परंतु इस शक्ति के प्रयोग में निम्नलिखित 4 सीमाएं हैं। वह अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों अथवा दोनों में से किसी भी एक सदन का सत्र न चल रहा हो। अध्यादेश उस समय भी जारी किया जा सकता है जब संसद में केवल एक सदन का सत्र चल रहा हो। कोई भी विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना होता है, न कि केवल एक सदन द्वारा।
जब संसद के दोनों सदन का सत्र चल रहा हो उस समय जारी किया गया अध्यादेश अमान्य है। इस प्रकार राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायिका को समानांतर शक्ति नहीं है। वह कोई अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब वह इस बात से संतुष्ट हो कि मौजूदा परिस्थिति ऐसी है कि उसके लिए तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक है। कूपर के 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राष्ट्रपति की संतुष्टि पर असद्भाव के आधार पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने के निर्णय पर न्यायालय में इस आधार पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि राष्ट्रपति ने विचारपूर्वक संसद के एक सदन अथवा दोनों सदनों को कुछ समय के लिए स्थगित कर एक विवादास्पद विषय में अध्यादेश प्रख्यापित किया है और संसद को नज़रअंदाज किया है, जिससे संसद के प्राधिकार की परिवंचना हुई है। 38वें संविधान संशोधन 1975 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम व मान्य होगी तथा न्यायिक समीक्षा से परे होगी, परंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस उपबंध का लोप कर दिया गया। अतः राष्ट्रपति की संतुष्टि को असद्भाव के आधार पर न्यायिक चुनौती दी जा सकती है। सभी मामलों में अध्यादेश जारी करने की उसकी शक्ति केवल समय अवधि को छोड़कर संसद की कानून बनाने की शक्तियों के विस्तीर्ण है। इसके दो विवक्षाएं हैं। पहला, अध्यादेश केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है। अध्यादेश को वही संवैधानिक सीमाएं होती हैं जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून की होती हैं। अतः एक अध्यादेश किसी भी मौलिक अधिकार का लघुकरण अथवा उसको छीन नहीं सकता। संसद सत्रावसान की अवधि में जारी किया गया प्रत्येक अध्यादेश संसद की पुनः बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि संसद के दोनों सदनों उस अध्यादेश को पारित कर देती हैं तो वह कानून का रूप धारण कर लेता है। यदि इस पर संसद की कोई कार्यवाही नहीं करती है तो संसद की दोबारा बैठक के 6 हफ्ते पश्चात यह अध्यादेश समाप्त हो जाता है। यदि संसद के दोनों सदन इसका अनुमोदन कर देता है तो यह निर्धारित 6 सप्ताह की अवधि से पहले भी समाप्त हो सकता है। यदि संसद के दोनों सदनों को अलग अलग तिथि में पुनः बैठक के लिए बुलाया जाता है तो ये 6 सप्ताह बाद वाली तिथि से गिने जाएंगे। इसका अर्थ है किसी अध्यादेश को अधिकतम अवधि 6 महीने संसद की मंजूरी न मिलने की स्थिति में 6 हफ्ते की होती है। संसद के दोनों सत्रों के मध्य अधिकतम अवधि 6 महीने होती है। यदि कोई अध्यादेश सभा पटल पर रखने से पूर्व ही समाप्त हो जाता है तो इसके अंतर्गत किए गए कार्य वैध व प्रभावी रहेंगे। राष्ट्रपति भी किसी भी समय किसी अध्यादेश को वापस ले सकता है। हालांकि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसकी कार्य स्वतंत्रता का अंग नहीं है और वह किसी भी अध्यादेश को प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सलाह पर ही जारी करता है अथवा वापस लेता है। एक विधेयक की भांति एक अध्यादेश भी पूर्ववर्ती हो सकता है, अर्थात इससे पिछले तिथि से प्रभावी किया जा सकता है। यह संसद के किसी भी कार्य या अन्य अध्यादेश को संशोधित अथवा निरसित कर सकता है या किसी कर विधि को भी परिवर्तित अथवा संशोधित कर सकता है। हालांकि संविधान संशोधन हेतु अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनोखी है तथा अधिकांश लोकतांत्रिक राज्यों जैसे अमेरिका व ब्रिटेन में प्रयोग नहीं की जाती है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति के पक्ष में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा, अध्यादेश जारी करने की प्रक्रिया राष्ट्रपति को उस परिस्थिति से निपटने में योग्य बनाती है जो आकस्मिक व अचानक उत्पन्न होती है जब संसद के सत्र कार्यरत नहीं होते हैं। यह पर यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का अनुच्छेद 352 में वर्णित राष्ट्रीय आपातकाल से कोई संबंध नहीं है। राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह न होने की स्थिति में भी अध्यादेश जारी कर सकता है। लोकसभा के नियम के अनुसार जब कोई विधेयक किसी अध्यादेश का स्थान लेने के लिए सदन में प्रस्तुत किया जाता है उस समय अध्यादेश जारी करने के कारण व परिस्थितियों को भी सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अब तक राष्ट्रपति अध्यादेश पुनः जारी करने के संबंध में कोई मामला उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, परंतु DC वाधवा मामला 1987 में उच्चतम न्यायालय का निर्णय यहाँ पर काफ़ी संगत है। इसमें न्यायालय द्वारा कहा गया है कि सन 1967 से 81 के बीच बिहार के राज्यपाल द्वारा 256 अध्यादेश जारी किए गए हैं और इन्हें समय समय पर पुनः जारी कर सकता है। पुनः जारी कर 1 से 14 वर्ष तक प्रभावी रखा गया। न्यायालय ने कहा कि अध्यादेश की भाषा में परिवर्तन के बिना तथा विधानसभा द्वारा विधेयक पारित करने का प्रयास न करके अध्यादेश को पुनः प्रश्नकाल करना संविधान का उल्लंघन है तथा इस प्रकार की पुनः प्रकाशित अध्यादेश
रद्द होने चाहिए। यह कहा गया कि अध्यादेश द्वारा विधि बनाने की वैकल्पिक शक्ति को राज्य विधायिका की विधायी शक्ति का विकल्प नहीं बनना चाहिए। अर्थात अध्यादेश बहुमत पार्टी जो सरकार में बहुमत का पार्टी होता है और राज्य में अपोजिशन का होता है, उस स्थिति में बहुमत का पार्टी इसका उपयोग करता है। राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है जो निम्नलिखित मामलों में किसी अपराध के लिए दोषी करार दिए गए हैं। संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड में दूसरा सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में, और यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो। राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है। वह एक कार्यकारी शक्ति है। तो राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी न्यायालय की तरह पेश नहीं आता। राष्ट्रपति की इस शक्ति के दो रूप हैं। विधि के प्रयोग में होने वाली न्यायिक गलती को सुधारने के लिए यदि राष्ट्रपति दंड का स्वरूप अधिक कड़ा समझता है तो उसका बचाव प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं। क्षमा, इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी की सभी दंडादेशों और निर्भरताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। लघुकरण, इसका अर्थ है कि दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना। उदाहरणार्थ मृत्युदंड का लघुकरण कर कठोर कारावास में परिवर्तित करना, जिसे साधारण कारावास में परिवर्तित किया जा सकता है। परिहार, इसका अर्थ है दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना। उदाहरण के लिए 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिहार करना। विराम, इसका अर्थ है किसी दोषी को मूल रूप में दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम करना, जैसे शारीरिक अपंगता अथवा महिलाओं को गर्भावस्था की अवधि के कारण। प्रविलंबन, इसका अर्थ है किसी दंड विशेषकर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगाना। इसका उद्देश्य है कि दोषी व्यक्ति का क्षमा याचना अथवा दंड के स्वरूप परिवर्तन की याचना के लिए समय देना। संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्य का राज्यपाल भी क्षमादान की शक्तियाँ रखता है, अतः राज्यपाल भी किसी दंड को क्षमा कर सकते हैं, अस्थायी रूप से रोक सकते हैं, सजा को या सजा की अवधि को कम कर सकता है और राज्य विधि के विरुद्ध अपराध में दोषी व्यक्ति की सजा को निलंबित कर सकता है, दंड का स्वरूप बदल सकता है और दंड की अवधि कम कर सकता है। परंतु निम्नलिखित 2 परिस्थितियों में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति राष्ट्रपति से भिन्न है। पहला, राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकता है परंतु राज्यपाल नहीं। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है परंतु राज्यपाल नहीं कर सकता। राज्य विधि द्वारा मृत्युदंड की सजा को क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, न कि राज्यपाल में। हालांकि राज्यपाल मृत्युदंड को निलंबित, दंड का स्वरूप परिवर्तित अथवा दंडावधि को कम कर सकता है। दूसरे शब्दों में मृत्युदंड व निलंबन दंडावधि कम करने, दंड का स्वरूप बदलने के संबंध में राज्यपाल व राष्ट्रपति की शक्तियाँ समान हैं। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का विभिन्न मामलों में अध्ययन कर निम्नलिखित सिद्धांत बनाए हैं। दया की याचना करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति से मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति प्रमाणिक साक्ष्य का पुनः अध्ययन कर सकता है और उसका विचार न्यायालय से भिन्न हो सकता है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श पर करेगा। राष्ट्रपति अपने आदेश के कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति न केवल दंड पर राहत दे सकता है बल्कि प्रमाणिक भूल के लिए भी राहत दे सकता है। राष्ट्रपति को अपनी शक्ति के प्रयोग करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई भी दिशा निर्देश निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति की इस शक्ति पर कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, सिवाय जहाँ राष्ट्रपति का निर्णय स्वेच्छाचारी, विवेक रहित, दुर्भावना अथवा भेदभावपूर्ण हो। जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरा याचिका नहीं दायर की जा सकती। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। संविधान में सरकार का स्वरूप संसदीय है। फलस्वरूप संसदीय, जिसका अर्थ है दोहरी कार्यपालिका, इसका अर्थ दोहरी कार्य फलस्वरूप राष्ट्रपति केवल कार्यकारी प्रधान होता है। मुख्य शक्तियाँ प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। अन्य शब्दों में राष्ट्रपति अपने
कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सहायता व सलाह से करता है। बी.आर. अम्बेडकर ने राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति को निम्न प्रकार से बताया। भारतीय संविधान में भारतीय संसद के कार्यकलापों का एक प्रमुख होगा जिसे संघ का राष्ट्रपति कहा जाएगा। कार्यपालक उपाधि अमेरिका के राष्ट्रपति की याद दिलाती है। नाम में समानता के अतिरिक्त अमेरिका में प्रचलित सरकार एवं भारतीय संविधान के तहत अपनाई गई सरकार में अन्य कोई समानता नहीं है। सरकार की अमेरिकी व्यवस्था को राष्ट्रपति व्यवस्था कहा जाता है और भारतीय व्यवस्था को संसदीय व्यवस्था कहा जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति व्यवस्था में कार्यकारी व प्रशासनिक शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की स्थिति वही है जो ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत राजा की स्थिति है। वह राष्ट्र का प्रमुख होता है पर कार्यकारी नहीं होता। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, उस पर शासन नहीं करता है। वह राष्ट्र का प्रतीक है, वह प्रशासन में औपचारिक रूप से सम्मिलित है अथवा एक मुहर के रूप में है जिसके नाम पर राष्ट्र के निर्माण निर्णय लिए जाते हैं। वह मंत्रिमंडल की सलाह पर है, वह उसकी सलाह के विरुद्ध अथवा उनकी सलाह के बिना कुछ नहीं कर सकता। अमेरिका का राष्ट्रपति किसी भी सचिव को किसी भी समय हटा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के पास ऐसा करने की शक्ति नहीं है जब तक कि उसके मंत्रियों को संसद में बहुमत न हो। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को समझने के लिए विशेष रूप से अनुच्छेद 53, 74 और 75 के प्रावधानों का संदर्भ लिया गया। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 1 नज़र में 52 भारत के राष्ट्रपति, 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति, 54 राष्ट्रपति का चुनाव, 55 राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल, 57 पुनर्चुनाव के लिए अर्हता, 58 राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता, 59 राष्ट्रपति कार्यालय की दशाएं, 60 का राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण, 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, 62 राष्ट्रपति पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव कराने का समय, 65 उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, 71 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले, 72 राष्ट्रपति की क्षमादान इत्यादि की शक्ति तथा कतिपय मामले में दंड का स्थगन, माफी अथवा कम कर देना, 54 मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग प्रदान करना, 75 मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन इत्यादि, 76 भारत के महान्यायाधीश, 70 भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन, 78 राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्व इत्यादि, 85 संसद के 17वां अनुच्छेद तथा भंग करना, 111 संसद द्वारा पारित विधेयक पर सहमति प्रदान करना, 112 संघीय बजट वार्षिक वित्तीय विवरण, 130 राष्ट्रपति की अध्यक्ष जारी करने की शक्ति, 143 राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। इसी प्रकार राज्यपाल का होता है जिसमें राष्ट्रपति जो अनुच्छेद दिए गए हैं उसके समानांतर 90 या 91 को जोड़कर या घटाकर प्राप्त किया जाता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित हो गई और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति को सहायता तथा सलाह के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी। वह संविधान के अनुसार अपने कार्य व कर्तव्यों का उनकी सलाह पर निर्वहन करेगा। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 75 या उपबंध संसदीय व्यवस्था की नींव है। 42वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 1976 इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लागू में कहा गया कि राष्ट्रपति पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 जनता पार्टी सरकार द्वारा लागू में कहा गया है कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह सामान्यतः अथवा अन्यथा रूप में से मंत्रिमंडल को सलाह कर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। हालांकि पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह मानने के लिए वह बाध्य है। अन्य शब्दों में राष्ट्रपति एक बार किसी सलाह को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल के पास भेज सकता है परंतु पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह मानने के लिए वह बाध्य है। अक्टूबर 1970 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति के आर नारायण को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाने की सिफारिश की। राष्ट्रपति ने मामले को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया तब मंत्रिमंडल ने मामले को आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया। इस प्रकार बीजेपी की कल्याण सिंह के नेतृत्व वाली सरकार बच गई। पुनः सितंबर 1998 में राष्ट्रपति के आर नारायण ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने संबंधी सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया था। कुछ महीने पश्चात कैबिनेट ने पुनः वही सलाह दी। केवल तभी फरवरी 1999 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। यद्यपि राष्ट्रपति के पास कोई संवैधानिक विवेक स्वतंत्रता
नहीं है, परंतु इसके पास कुछ परिस्थिति विवेक स्वतंत्रताएं हैं। राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में अपने विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग बिना मंत्रिमंडल की सलाह पर कर सकता है। लोकसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत न होने पर अथवा जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए तब उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो तो वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। वह मंत्रिमंडल को विघटित कर सकता है यदि वह सदन में विश्वास मत सिद्ध न कर सके। वह लोकसभा को विघटित कर सकता है यदि मंत्रिमंडल ने अपना बहुमत खो दिया है। भारत का राष्ट्रपति 1952 से 2012। 1952 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1957 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1962 डॉक्टर एस राधाकृष्णन, 1967 डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1969 वीवी गिरी, अपोजिशन में एन संजू रेड्डी, 1974 फखरुद्दीन अली अहमद, त्रिदेव चौधरी, 1970 एन संजू रेड्डी निर्विरोध, 1982 जानी जैल सिंह, एच आर खन्ना, 1987 आर वेंकटरमण, वी कृष्ण अय्यर, 1992 डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जॉर्ज एसवेल, 1997 के आर नारायण, टी एन शेषन, 2012 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, लक्ष्मी सहगल, 2007 श्रीमती प्रतिभा पाटिल, बी एस शेखावत, 2012 प्रणब मुखर्जी, पी ए संगमा, रामनाथ कोविंद, फिर द्रौपदी मुर्मू। राज्यपाल। भारत के संविधान में राज्य में सरकार को उसी तरह परिकल्पना की गई है जैसे कि केंद्र के लिए। इसे संसदीय व्यवस्था कहते हैं। संविधान के छठे भाग में राज्य में सरकार के बारे में बताया गया है, लेकिन यह व्यवस्था जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए लागू नहीं होता। इसे विशेष दर्जा प्राप्त है और राज्य स्वयं का अपना संविधान है। संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। राज्य कार्यपालिका में शामिल होते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। इस तरह राज्य में उपराज्यपाल का कोई कार्यालय नहीं होता जैसे कि केंद्र में उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख, संवैधानिक मुखिया होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार की प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। इस तरह राज्यपाल कार्यालय दोहरी भूमिका निभाता है। सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 की धारा के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति। राज्यपाल न तो जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं और न ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका चुनाव होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति की मोहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। इस प्रकार वह केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय को 1979 की व्यवस्था के अनुसार राज्य में राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है और यह केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है। संविधान में वयस्क मताधिकार के तहत राज्यपाल के सीधे निर्वाचन की बात उठी, लेकिन संविधान सभा ने वर्तमान व्यवस्था यानी राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति को ही अपनाया, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। राज्यपाल का सीधा निर्वाचन राज्य में स्थापित संसदीय व्यवस्था की स्थिति के प्रतिकूल हो सकता है। सीधे चुनाव की व्यवस्था से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। राज्यपाल सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होता है, इसलिए उसके निर्वाचन के लिए चुनाव की जटिल व्यवस्था और भारी धन खर्च करने का कोई अर्थ नहीं है। राज्यपाल का चुनाव पूरी तरह से व्यक्तिगत मामला है, इसलिए इस चुनाव में भारी संख्या में मतदाताओं को शामिल करना राष्ट्रहित में नहीं है।
एक निर्वाचित राज्यपाल स्वाभाविक रूप से किसी दल से जुड़ा होगा और वह निष्पक्ष व निस्वार्थ मुखिया नहीं बन पाएगा। राज्यपाल के चुनाव से अलगाववाद की धारणा पनपेगी जो राजनीतिक स्थिरता और देश की एकता को प्रभावित करेगी। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था से राज्य पर केंद्र का नियंत्रण बना रहेगा। राज्यपाल का सीधा निर्वाचन राज्य में आम चुनाव के समय एक गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है। मुख्यमंत्री यह चाहेगा कि राज्यपाल के लिए उसका उम्मीदवार चुनाव लड़े, इसलिए सत्तारूढ़ दल का दूसरे दर्जे का आदमी बतौर राज्यपाल चुना जाएगा। इसलिए अमेरिकी मॉडल, जहाँ राज्य का राज्यपाल सीधे चुना जाता है, को छोड़ दिया गया एवं कनाडा, जहाँ राज्यपाल को केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है, संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। संविधान ने राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के लिए 2 अर्हताएं निर्धारित की हैं। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। इन वर्षों में इसके अतिरिक्त 2 अन्य परंपराएं भी जुड़ गई हैं। पहला, उसे बाहरी होना चाहिए, यानी कि वह उस राज्य से संबंधित न हो जहाँ उससे नियुक्त किया गया है, ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रह सके। दूसरा, जब राज्यपाल की नियुक्ति हो तब राष्ट्रपति के लिए आवश्यक हो कि वह राज्य के मामले में मुख्यमंत्री से परामर्श करे, ताकि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित हो। यद्यपि दोनों परंपराओं का कुछ मामलों में उल्लंघन किया गया। राज्यपाल के पद की शर्तें। पहले, उसे न तो संसद सदस्य होना चाहिए और न ही विधानमंडल का सदस्य। यदि ऐसा कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे सदन में उस स्थिति से अपना पद छोड़ना होगा जब उसने राज्यपाल का पद ग्रहण किया है। उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। बिना किसी किराए के उसे राजभवन आधिकारिक निगम उपलब्ध होगा। वह संसद द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की उपलब्धियों, विशेषाधिकार और भत्तों के लिए अधिकृत होगा। यदि वही व्यक्ति 2 या अधिक राज्य में बतौर राज्यपाल नियुक्त करता है तो ये उपलब्धियां और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा तय मानकों के हिसाब से राज्य मिलकर प्रदान करेंगे। कार्यकाल के दौरान उनकी आर्थिक उपलब्धियों और भत्ते को कम नहीं किया जा सकता। 2008 में संसद ने राज्यपाल का वेतन 36,000 रुपये से बढ़ाकर 1,10,000 प्रतिमाह कर दिया है, जो कि 2018 में वर्तमान में 3,50,000 है। राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल को भी अनेक विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं। उसे अपने शासकीय कृत्यों के लिए विधिक दायित्व से निजी उन्मुक्ति प्राप्त होती है। अपने कार्यकाल के दौरान उसे आपराधिक कार्यवाही, चाहे वह व्यक्तिगत क्रियाकलाप हो, की सुनवाई से उन्मुक्ति प्राप्त है। उसे गिरफ्तार कर कारावास में नहीं डाला जा सकता। यद्यपि 2 महीने के नोटिस पर व्यक्तिगत क्रियाकलापों पर उनके विरुद्ध नागरिक कानून संबंधी कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। कार्यभार ग्रहण करने से पहले राज्यपाल सत्यनिष्ठा की शपथ लेता है। शपथ में राज्यपाल प्रतिज्ञा करते हैं। पहला, निष्ठापूर्वक दायित्व का निर्वहन करेगा, संविधान और विधि की रक्षा, संरक्षण और प्रतिरक्षण करेगा, स्वयं को राज्य की जनता के हित व सेवा में समर्पित करेगा। राष्ट्रपति को शपथ संबंधी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। उनकी अनुपस्थिति में उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। किसी अन्य व्यक्ति को भी राज्यपाल के पद के दायित्व का निर्वहन करने पर इसी प्रकार की शपथ लेनी होती है। राज्यपाल की पद अवधि। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, किंतु वास्तव में वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं। इसके अलावा वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकता है। उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि राज्यपाल के ऊपर राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत का मामला न्यायपूर्ण नहीं है। राज्यपाल के पास न तो कार्यकाल की सुरक्षा है और न ही कार्यालय की निश्चितता है। उसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस बुलाया जा सकता है। संविधान ने ऐसा कोई विधि नहीं बनाया है जिसके तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा दे। इसलिए पीवीसी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा सरकार 1989 ने उन सभी राज्यपालों से त्यागपत्र मांग लिया था जिन्हें कांग्रेस सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। अंततः कुछ राज्यपाल को बदल दिया गया, जबकि कुछ को बने रहने दिया गया। यह प्रक्रिया 1991 में दोहराई गई, जब पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। पीवीसी और चंद्रशेखर सरकार द्वारा नियुक्त 14 राज्यपालों को बदल दिया गया। यह विजित पार्टियों के ऊपर डिपेंड करता है। राष्ट्रपति एक राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसी तरह एक राज्यपाल जिसका कार्यकाल पूरा हो चुका है को भी उसी राज्य या अन्य राज्य में दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। एक राज्यपाल 5 वर्ष के अपने कार्यकाल के बाद भी तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी कार्य ग्रहण न कर ले। इसके पीछे यह तर्क है कि राज्य इसमें अनिवार्य रूप से एक राज्यपाल रहना चाहिए ताकि रिक्तता की कोई स्थिति पैदा न हो पाए, राज्य अंतराल न हो। राष्ट्रपति को जब यह लगे कि अकस्मात कोई घटना हो रही है जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है तो वह राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए उपबंध बना सकता है। यथा वर्तमान राज्यपाल का निधन,
ऐसी परिस्थिति में संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर राज्यपाल का कार्यभार सौंपा जा सकता है। राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य। राज्यपाल को राष्ट्रपति के अनुरूप कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। यद्यपि राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान कूटनीतिक शक्ति या आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती। पहला कार्यकारी शक्ति, दूसरा विधायी शक्तियाँ, तीसरा वित्तीय शक्तियाँ, चौथा न्यायिक शक्तियाँ। कार्यकारी शक्तियाँ। पहला, राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं। वह इस संबंध में नियम बना सकते हैं। उसके बाद उसके नाम से बनाए गए और कार्य निष्पादित आदेश और अन्य पत्र कैसे प्रमाणित होंगे। वह राज्य सरकार के कार्य के लेन देन को अधिक सुविधाजनक और उक्त कार्य के मंत्रियों से आवंटन हेतु नियम बना सकते हैं। वह मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। वे सब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा में राज्यपाल द्वारा नियुक्त जनजाति कल्याण मंत्रियों का बिहार राज्य 94 संविधान संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा इस प्रावधान से बाहर रखा गया है। वह राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है और उसका पारिश्रमिक तय करता है। महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। वह राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है और उसकी सेवा शर्तें और कार्यावधि तय करता है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयुक्त को विशेष मामलों या परिस्थितियों में उसी तरह हटाया जा सकता है जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों को नियुक्त करता है, लेकिन उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकता है, न कि राज्यपाल। वह मुख्यमंत्रियों से प्रशासनिक मामले या किसी विधायी प्रस्ताव की जानकारी प्राप्त कर सकता है। यदि किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया हो और मंत्रिपरिषद ने उस संज्ञान न लिया हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से उस मामले पर विचार करने की मांग कर सकता है और राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान उसकी कार्यकारी शक्तियों का विस्तार राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में हो जाता है। वह राज्य के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। वह राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। विधायी शक्तियाँ। राज्यपाल राज्य विधानसभा का अभिन्न अंग होता है। उसे नाते निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त हैं। वह राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत या सत्र अवसान और विघटन कर सकता है। वह विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात पहले और प्रतिवर्ष के पहले सत्र को संबोधित कर सकता है। वह किसी सदन या विधानमंडल के सदस्यों को विचाराधीन विधेयकों या अन्य किसी मसले पर संदेश भेज सकता है। जब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद खाली हो तो विधानसभा के सदस्य को कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर सकता है। राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग का वह नामित कर सकता है, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और सामाजिक सेवा का ज्ञान हो या इसका व्यावहारिक अनुभव हो। 6ठे भाग का वह राज्य विधानसभा के लिए एक आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य की नियुक्ति कर सकता है। हटा दिया गया। विधानसभा सदस्यों की निर्भरता के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग से विमर्श करने के बाद वह इसका निर्णय करता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल के पास भेजे जाने पर राज्यपाल उसे स्वीकार कर सकता है, उसे रोक सकता है, विधेयक को विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। हालांकि राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः बिना परिवर्तन के विधेयक को पास कर दिया जाता है तो राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी होती है। विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। एक मामले में इसे सुरक्षित रखना अनिवार्य जहाँ राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक उच्च न्यायालय की स्थिति के खतरे में डालता है। इसके अलावा यदि निम्नलिखित परिस्थितियाँ हो तब भी राज्यपाल विधेयक को सुरक्षित रख सकते हैं। यदि अधिकारातीत अर्थात संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो, राज्य के नीतिगत तत्वों के विरुद्ध हो, देश के व्यापक हित के विरुद्ध हो, राष्ट्रीय महत्व का न हो, संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिकार से संबंधित हो, यह सभी कार्य राष्ट्रपति के समान है। और जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो वह औपचारिक रूप से अध्यादेश की घोषणा कर सकता है। इन विधेयकों की राज्य विधानमंडल से 6 हफ्तों के भीतर स्वीकृति होनी आवश्यक है। वह किसी भी समय किसी अध्यादेश को समाप्त भी कर सकता है। यह राज्यपाल का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। वह राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत करता है। वित्तीय शक्तियाँ। वह सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य बजट को राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। धन विधेयकों को राज्य विधानसभा में उसकी पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। बिना उसकी सहमति के किसी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। वह किसी अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए राज्य के आकस्मिक निधि से ऋण ले सकता है। पंचायतों एवं नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को हर 5 वर्ष बाद समीक्षा के लिए वह वित्त आयोग का गठन करेगा। न्यायिक शक्तियाँ। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ एवं कार्य इस प्रकार है। राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधित जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए, किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रलंबन,
विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन परिहार या उल्लंघन की शक्ति होगी। राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति से विचार किया जाता है और राज्य उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है। वह राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति भी करता है। जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त इन नियुक्तियों में वह उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार करता है। अब हम राज्यपाल की 3 महत्वपूर्ण शक्तियाँ वीटो शक्ति, अध्यादेश निर्माण और क्षमादान शक्तियों को विस्तार से राष्ट्रपति की तुलना में अध्ययन करेंगे। यह सभी राष्ट्रपति के समान ही होता है। इसमें केवल राज्यपाल को मृत्युदंड को माफ़ करने और सैन्य बल में कानून बनाने का अधिकार नहीं होता। राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति। भारत के संविधान में राज्य भी केंद्र की तरह संसदीय व्यवस्था स्थापित की गई है। राज्यपाल को नाममात्र कार्यकारी बनाया गया है, जबकि वास्तविकता में कार्य मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो राज्यपाल अपनी शक्ति कार्य को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है, सिर्फ उन मामलों को छोड़कर जिनमें वह अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। मंत्रियों की सलाह के बगैर राज्यपाल की संवैधानिक शक्ति को अंदाजा लगाते हुए हम अनुच्छेद 152, 163, 154 के बंधों से समझ सकते हैं। राज्यपाल और राष्ट्रपति के अनुच्छेद में 90 और 91 का अंतर होता है। राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होगी। ये संविधान सम्मत कार्य सीधे उसके द्वारा या उसके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा संपन्न होंगे। अनुच्छेद 154 अपने विवेकाधिकार वाले कार्यों के अलावा अनुच्छेद 163 अपने अन्य कार्यों को करने के लिए राज्यपाल को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से सलाह लेने होंगे। राज्य मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी होगी। अनुच्छेद 164 यह उपबंध राज्य में राज्यपाल की संवैधानिक बुनियाद के रूप में है। राज्यपाल किसी राष्ट्रपति की तुलना में। संविधान में इस बात की कल्पना की गई है कि राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर कुछ स्थितियों में काम करे, जबकि राष्ट्रपति के मामले में ऐसी कल्पना नहीं की गई। 42वें संविधान 1976 के बाद राष्ट्रपति के लिए मंत्रियों की सलाह की बाध्यता तय कर दी गई, जबकि राज्यपाल के संबंध में इस तरह का कोई उपबंध नहीं है। संविधान में स्पष्ट किया गया है कि यदि राज्यपाल के विवेकाधिकार पर कोई प्रश्न उठे तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम एवं वैध होगा। इस संबंध में इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है कि उसके विवेकानुसार निर्णय लेने का अधिकार था या नहीं। राज्यपाल के संवैधानिक विवेकाधिकार उचित मामले में राष्ट्रपति को विचाराधीन किसी विधेयक को आरक्षित करता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। पड़ोसी केंद्रशासित प्रदेशों में स्वतंत्र प्रशासक के रूप में कार्य कर सकते हैं। अतिरिक्त प्रभार की स्थिति में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यपाल द्वारा खनिज उत्खनन की रॉयल्टी के रूप में जनजातीय जिला परिषद को देय राशि का निर्धारण। राज्य की विधान परिषद एवं प्रशासनिक मामले में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करना। उपर्युक्त संवैधानिक विवेकाधिकारों के अतिरिक्त उदाहरणार्थ संविधान में उल्लिखित विवेकाधिकारों के बारे में राज्यपाल राष्ट्रपति की तरह परिस्थितिजन्य निर्णय ले सकता है, जैसे राजनीतिक स्थिति के मामले में अप्रत्यक्ष निर्णय। यह सब निम्नलिखित मामलों में संबंधित हैं। विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न मिलने की स्थिति में या कार्यकाल के दौरान अचानक मुख्यमंत्री का निधन हो जाने एवं उसके निश्चित उत्तराधिकारी न होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति के मामले में। राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल न करने पर मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी के मामले में। मंत्रिपरिषद की अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा को गठित करना। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल के विशेष उत्तराधिकारी होते हैं। ऐसे मामले में राज्यपाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद से परामर्श लेता है और अपने स्वविवेक से निर्णय लेता है। ये इस प्रकार है। महाराष्ट्र, विदर्भ या मराठवाड़ा के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना। नागालैंड, नागा पहाड़ियों पर आंतरिक विघटनों के चलते कानूनी व्यवस्था के संबंध में। असम जनजातीय इलाकों में प्रशासनिक व्यवस्था। मणिपुर राज्य के पहाड़ी इलाकों में प्रशासनिक व्यवस्था। सिक्किम राज्य की जनता के विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ शांति सुनिश्चित करना। अरुणाचल प्रदेश राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाना। कर्नाटक, हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए एक अलग विकास बोर्ड की स्थापना। इस तरह संविधान में राज्यपाल कार्यालय के मामले में भारतीय संघीय ढांचे की तरह दोहरी भूमिका तय की गई है। यह राष्ट्रपति का संवैधानिक मुखिया होने के साथ साथ केंद्र अर्थात राष्ट्रपति का प्रतिनिधि भी होता है। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद एक नज़र में। अनुच्छेद 153 राज्य के राज्यपाल। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालक शक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल। अनुच्छेद 157 राज्यपाल की नियुक्ति की होने के लिए अर्थ। अनुच्छेद 158
अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति कार्यकाल के लिए दर्शाए राज्यपाल। अनुच्छेद 164 राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 160 कतिपय आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल की कार्य है। राज्यपाल अनुच्छेद 161 राज्यपाल को क्षमादान आदि की शक्तियाँ। 72 में राष्ट्रपति की 89 या 90 अंतर। 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति की सीमाएं। 163 मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देना। अनुच्छेद 164 मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यकाल तथा वेतन इत्यादि। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्यवाही। 164 राज्यपाल को सूचना देने इत्यादि का मुख्यमंत्री का दायित्व। 174 राज्य विधायिका का सत्र तथा उसको भंग होना। 175 राज्यपाल का राज्य विधायिका के किसी अथवा दोनों सदनों को संबोधित करने अथवा संदेश देने का अधिकार। 176 राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन। 200 विधेयक पर सहमति। राज्यपाल द्वारा राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करना। 201 राज्यपाल द्वारा विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख लेना। 230 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 217 राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा सलाह लेना। अनुच्छेद 233 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 234 राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्त जिला न्यायाधीशों को छोड़कर